takes it on the chin, which is not bad at all. And right now we have another young man, also from the Congress, and I'm sure he's a very happy, very happy man indeed. The party has won after a long time. The Congress has something really to celebrate. सुरेश चंद्र राजहंस जी इस वक्त हमारे साथ हैं. राजहंस जी नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. वंदे मातरम. मुबारक हो. बधाई हो. मुबारक. थैंक यू सर. बधाई हो. और आपने बहुत मेहनत करी कर्नाटक में, मालूम है हमें. आप थे वहाँ पे. यस सर. और मैंने सुना है 18 20 घंटे आप काम करते थे. ये भी मैंने सुना. आपके आसपास हमने जासूस छोड़े हुए थे ये देखने के लिए कि आप क्या काम कर रहे हैं. यस सर. लेकिन बधाई हो. ये करिश्मा कैसे हो गया सर? अब आप बताएं सर. अब ये करिश्मा कैसे हुआ ये भी बता दीजिए. सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कांग्रेस के ऊपर जो भरोसा दिखाया जी, और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की और द्वेष की राजनीति को ठुकराया जी, और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पे सत्ता में लाया. उसके लिए वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके नेतृत्व में काम करने वाले सारे हमारे नेताओं ने जो मेहनत की वो रंग लाई. और इसके लिए हम फिर एक बार कर्नाटक के सारे मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. और सर आपको मालूम होगा कि मैं गुलबर्गा का प्रचार प्रमुख था जी, और मैं वहाँ जाने के पहले आपके साथ इसी चैनल के ऊपर मैंने बात करते समय आपने मुझे पूछा था जी कि राजन जी कर्नाटक में क्या नतीजा आएगा, और मैंने आपको बोला था कि सर हम स्पष्ट बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बनाएंगे. आपने कहा था, याद है. और बिल्कुल, लेकिन सर ये बात स्पष्ट है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों के जो मूल मुद्दे हैं उसके ऊपर बात करने के लिए कुछ भी बचा नहीं था. वहाँ पे कांग्रेस ने कभी भी नेशनल लेवल पे, जैसे कांग्रेस पार्टी बजरंग दल जैसे एक संगठन के ऊपर बैन लगाने की बात करती थी, तो भारतीय जनता पार्टी उसे भगवान बजरंग बली के साथ मुद्दा जोड़ के, धार्मिक मुद्दा बना के, भगवान का मुद्दा बना के लोगों की सहानुभूति लेकर अपने राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहते थे. लेकिन लोगों ने इस बात को लेकर उनको ठुकराया. वंडरफुल. सुरेश चंद्र जी, राहुल गांधी जी का जो पहले मंत्र था कि हर गली, हर शहर, हर गांव में हम बनाएंगे प्यार और मोहब्बत की दुकान, और क्या प्यार और मोहब्बत के दुकान नफरत के राजनीति से, जैसे राहुल गांधी जी का कहना है, आगे बढ़कर लोगों ने एक्सेप्ट किया. कर्नाटक के लोगों बजरंग बली को भी अपनाया, मगर गैस सिलेंडर पे भी उन्होंने बोला कि गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों है, करप्शन इतना ज्यादा क्यों है. जो राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाए, एक एक मुद्दा, और जो 5 चीज जो राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से लेके वुमेन्स मंथली पेंशन से लेके फ्री महिला का बस राइड से लेके एजुकेशन से लेके हर चीज, ये लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ गया, और इसी के वजह से कांग्रेस इतने जबरदस्त तरीके से वापस आए. कैसे लगता है आपको? सर ये कर्नाटक का विधानसभा का जो प्रचार का जो हमारा जो कैंपेनिंग था, जब हम लोगों के बीच में जाते थे, गांव-गांव में जाते थे, ब्लॉक में जाते थे, तो वहाँ पे राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का जो बड़ा एक इवेंट हुआ था इस देश में, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी ने पूरे देश को नहीं, पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया था कि भाई हम नफरत की राजनीति छोड़कर प्यार मोहब्बत से या कम्युनल हार्मनी, पीस और इंटीग्रिटी के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं. और वही हम लोगों ने देखा. भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा सर, कर्नाटक की कैंपेनिंग में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके फैमिली को मारने की बात करता है, लेकिन उसके ऊपर कांग्रेस ने उसी स्तर पर देखे, उसी लेवल पे जाके कैंपेनिंग नहीं किया. कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, लोकल इश्यूज को लेकर काम किया, और लोगों ने उसी बात को लेकर कांग्रेस को समर्थन दिया. ये सबसे प्लस पॉइंट है कर्नाटक की कैंपेनिंग का. जी, और जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, जिस प्रकार मोदी जी ने बजरंगबली को लेकर के, और फिर ये लग रहा था एक बार आदरणीय सामान्य
अमित शाह साहब ने भी आकर के ये कहा कि ये जो 4% आरक्षण है, मुस्लिम्स को जो 4% आरक्षण दिया गया है, जबकि वो मैटर कोर्ट में है, उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ कहा। नहीं जी बताएं। नहीं सर, इन्होंने दो चीजें की जी। वहां पे शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है जी। उसको सब कैटेगराइजेशन करने का काम किया जी। लेकिन ये पूरा ये सरकार का कार्यकाल था 5 साल का, 5 साल को लेकर ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग बार बार कहते थे कि भाई ये शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण है उसमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। लेकिन जब हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने ये खुल के बात की और देश के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि भाई देश में शेड्यूल कास्ट की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए और शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है या ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए और जिसकी जिनकी संख्या है उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। दुरुस्त बात। उनको ऐसा लगा कि ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक में लोग कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, तो उन्होंने सरकार मतलब ये आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले वहाँ पे सब कैटेगराइजेशन का घोषणा कर दी और साथ साथ इलेक्शन के कुछ दिन पहले इन्होंने मुस्लिम समाज का आरक्षण खत्म करने का काम किया। इसके कारण दलित अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ गया और कांग्रेस के साथ पूरे ताकत के साथ खड़ा रहा। जो कर्नाटक के विधानसभा का ये सबसे खास बात है। जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हुई कि जो 13% मुस्लिम वोट है उसका मेजॉरिटी वोट तकरीबन 90% आपको मिला है। उसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट वोट है और शेड्यूल ट्राइब वोट है वो भी कांग्रेस के साथ गया है, विच इज अमेजिंग। तो इन इफेक्ट व्हाट हैज हैपेंड इज कि कर्नाटक में जो कांग्रेस का पहला फॉर्मूला होता था वो एक बार फिर लागू हो गया है। 2013 में जो आपको पूर्ण बहुमत मिला था, मुझे याद है 2013 यू हैड गॉट अ मेजॉरिटी कांग्रेस। करेक्ट सर। वो दौर जो है लगता है वापस आ गया है। मतलब कर्नाटक का जो पूरा स्टेट है जिस प्रकार कांग्रेस ने उसको कवर किया है वो तो अपने को पुरानी कांग्रेस की याद दिला रहा है। ये कैसे हुआ, ये जरा बताएं। नहीं सर, आपने अगर कांग्रेस की विचारधारा अगर आपने देखी होगी तो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत जो है दलित अल्पसंख्यक और बहुजन समाज है जी। और ये पिछले कुछ दिन मतलब ये 7-8 साल से जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसका कारण जो काम करते हैं। I think we have lost him. I think we have lost Mr. Rajan. सुरेश चंद्र राजन जी, आपको आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आपकी आवाज जरा गायब हो गई थी, जरा दोबारा बताएं सर जो आपने पॉइंट अभी बोलना था कि पिछले 7-8 साल से ये जो ओबीसी शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज आपके साथ थे वो आपके साथ क्यों अलग, वो आपके साथ क्यों नहीं रहे पिछले 7-8 साल में? सर जरा दोबारा बताएं प्लीज। नहीं सर, अगर आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब कैंपेनिंग किया था उसमें बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े जुमले किए थे और ये जो गरीब समाज है, जो कष्टकरी समाज है, ये समाज ये झूठे वादों को लेके थोड़ा सा लालच में आ गया था और जिसके कारण इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पे हुआ था। लेकिन आज के तारीख में ये भारतीय जनता पार्टी की ये जो जुमलेबाजी है, ये अलग अलग ये जुमले है, इनसे सारा समाज बाज है और इसके कारण ये सारी चीज़ें अभी लोग जान गए हैं, इसलिए लोगों ने उनके साथ समर्थन नहीं किया है। वो केवल कांग्रेस के साथ ही जाना चाहते हैं और कांग्रेस ने जो 5 गारंटी वहाँ पे दी है या भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थे वो 40% कमीशन लेके काम करने वाली सरकार थी। इसके कारण कर्नाटक में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हुई थी, लोगों में उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे बहुत बड़ी हार का शिकार बनना पड़ा। सुरेश चंद्र राजन जी, देखो कांग्रेस एक यूनाइटेड फ्रंट था। हमने देखा कि डीके शिव कुमार हो या सिद्धरामैया हो, हर वक्त हर घड़ी एक ही बोलता था कि हम सीएम चीफ में बात नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा हम बात नहीं करेंगे, हमारा पहला मकसद है और मुद्दा है कि कांग्रेस को यहां पर जिता के लेके आना कर्नाटका में। करेक्ट सर। एक जबरदस्त यूनाइटेड फ्रंट था कांग्रेस
और वो पूरा एनर्जाइज था, वो पूरे सिंक्रोन जो फोर्स दिख रहा था, जो एनर्जी दिख रहा था, वो देखने लायक था। मगर आप बीजेपी देखोगे बम्बई एकदम दुखी सा, नाराज सा, हमेशा कैंपेन के शुरुआत में भी ऐसे, एंड तक वो एक नाराज व्यक्ति की तरफ से दिख रहा था। और सीटी रवि अलग कुछ बोलना, और बड़े बड़े नेताओं को, तो बीजेपी एक डिसग्रैंडल्ड ग्रुप दिख रहा था, बटा हुआ ग्रुप दिख रहा था, एक दूसरे से झगड़ा करते हुए दिख रहा था। और ऐसे भी लग रहा था टोक तंत्र, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह आके हर चीज वहां पर डोमिनेट करने वाली बात थी। तो ये एक अलग मुद्दा था। यहां पर कांग्रेस सब एक साथ लोकल कर्नाटका पॉलिटिक्स में टोटली इन्वॉल्व होकर, राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका गांधी आके आपको लोकल लेवल में सपोर्ट करने वाली बात थी, यूनाइटेड फ्रंट। क्या यही दोनों में बहुत फर्क दिखा आपको, एक डिवाइडेड फ्रंट और एक टोटल यूनाइटेड फ्रंट? सर, कांग्रेस का ना हमारे लिए, मैं इससे पहले भी गुजरात के इलेक्शन में भी गया था, वहां पे भी कांग्रेस पे बहुत जी जान लगा के मेहनत की थी। लेकिन कर्नाटक में मैंने जो चित्र देखा, वहां पे कांग्रेस का हर एक नेता, कांग्रेस का हर एक कैंडिडेट जीत के आना चाहिए, इसलिए जी जान लगा के मेहनत कर रहा था। वही भारतीय जनता पार्टी में अगर हम देखते थे, वहां पे येडियुरप्पा जैसे एक वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया जी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनको दुर्लक्षित करने का काम किया। और इस तरह का, और वहां पे लिंगायत समाज का बहुत बड़ा वोट है। लिंगायत समाज के एग्जिस्टिंग कई सारे मंत्रियों को, जिन्होंने पार्टी को काफी ताकत देने का काम किया था, उन सारे मंत्रियों को टिकट काटने का काम किया इन्होंने। येडियुरप्पा जैसे बड़े नेता को भी टिकट नहीं दिया उन्होंने कहा कि आप आपके बेटे को खड़ा कीजिए। इससे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं में प्रचंड नाराजगी थी। और वहां पे आपने ये भी चीज देखा, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको कभी दिखाऊंगा। उसमें जब नरेंद्र मोदी जी का वहां पे एक रोड शो चल रहा था गुलबर्गा में 2 तारीख को, वहां पे रोड शो के बाजू में मोदी साहब के चेहरे वाले जो प्लाकार्ड है, उसको लोग जूते से मार रहे थे। मतलब इस तरह की लोगों में ना जबरदस्त विरोध था इनको, और लोग नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा उस राज्य में आए। इसलिए, और इनका अंतर्गत जो इंटर कॉम्प्लिकेशंस थे, इनके जो मतभेद थे, पार्टी कहीं भी एकदम बिखरी, जिनको कोई टीम लीडर नहीं था, उनको ऐसा लगता था भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के नेतृत्व को कि मोदी जी और अमित जी के चेहरे दिखाने से उनकी पार्टी वहां पे जीत जाएगी। लेकिन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और वहां के स्थानिक नेताओं की लीडरशिप को ठुकरा दिया था। लोग विकास चाहते थे, विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कैंपेनिंग नहीं किया। सर, अच्छा राजन जी, ये बताएं, सुरेश चंद्र राजन जी के एक और शख्स को आप भूल रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़ावा दे रही है आजकल, यानी आदरणीय अपने योगी आदित्यनाथ जी। वो भी आए थे कैंपेनिंग करने के लिए कर्नाटक में, तो यहाँ पर उनका भी कोई जादू चला नहीं, उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा कर्नाटक में। बजरंग बली जैसे भगवान का कोई जादू चला नहीं, तो ये साधु विदु नहीं, बजरंग बली का तो चला, आपके लिए चला ना। बजरंग बली ने सत्य का साथ दिया जी। बजरंग बली सत्य के साथ है। उन्होंने रामायण में भी आपने देखा होगा, प्रभु रामचंद्र जी के साथ वो डट के खड़े रहे, सत्य का साथ दिया। और कर्नाटक में भी भगवान बजरंग बली ने सत्य के साथ खड़ा होने का काम किया। जी, तो मतलब योगी आदित्यनाथ जी का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि बीजेपी तो उनको ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है। एक बहुत बड़ा धड़ा है बीजेपी का, जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, मुझे ऐसे लगता है कि हमने जो देखा वहां पे, जी, लोग स्थानिक नेता को चाहते हैं। लोग उनके जो इमीडिएट जो नेता है उनको चाहते हैं, और वो नेता अगर उन लोगों के हित की बात करेगा, उनकी विकास की बात करेगा, तो लोग उसको सर पे लेके घूमते हैं। ये हमने देखा। हमारे जो नेता है वहां पे डी शिव कुमार जी, उन्होंने जो शानदार वहां पे प्लानिंग की थी, उनको ईडी, ये अलग अलग तपास यंत्रणा ने बहुत परेशान करने का काम किया, उनको जेल में डालने का काम किया। फिर भी वो हमारा नेता वहां पे डरा नहीं। जब बाहर आए तो पूरे ताकत के साथ, दुगनी हिम्मत के साथ उन्होंने लोगों में गए, अलग अलग शानदार स्ट्रैटेजी बनाई और लोगों को एक हिम्मत दिलाई, जिसके कारण सारे नेता, सारे संगठन के कार्यकर्ता यूनाइटेड हो गए और पूरे ताकत के साथ हम कैंपेनिंग किया।
और जिसका असर आप देख रहे हैं, हमारी सरकार वहां पे पूर्ण स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। अभी सुरेश चंद्र जी, कर्नाटक कांग्रेस से सब लोग कहने लगा कि अब राहुल गांधी जीत का हकदार है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनने लायक है, प्रधानमंत्री बन सकता है। और राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर में राहुल गांधी को जो इनविजिबल, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल लीडर, कैसे एक तारीफ का बौछार जिस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोशल मीडिया कैंपेन जिस प्रकार से चल रहा है, और राहुल गांधी जी खुद आके बोल रहे हैं कि प्यार ने नफरत को मिटा दिया। और आगे जाके क्रोनी कैपिटलिज्म, उन्होंने कहा क्रोनी कैपिटलिज्म, जो धन कुछ लोगों ने इतना कम समय में इतना ज्यादा धन लोगों ने कमाया है, वो आम गरीबों का धन है, वो गरीब को लूट कर बनाया गया है। तो ये सब चीज और करप्शन जो चीज है वो एकदम जबरदस्त लोगों, राहुल गांधी जी ने जो प्रचार किया है वो लोगों के मन और दिमाग में इतना जबरदस्त तरीके से बैठ गया है। क्या ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है? राहुल गांधी जी एक उभरता कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए, कैसे आप देखते हो उस चीज को? सर देखिए, राहुल गांधी जी एक करिश्मेटिक लीडर है। आपने देखा होगा कि इन लोगों ने राहुल जी को बहुत परेशान करने का काम किया, भारत जोड़ो की यात्रा हो या उसके बाद भी। और इन लोग को राहुल गांधी से बहुत डर लग रहा है। अभी आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनके सारे नेताओं को अगर इस देश में सबसे ज्यादा डर है तो राहुल गांधी जी का ही है। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो कुछ भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड है। मुझे मालूम नहीं आज के प्रधानमंत्री का पढ़ाई क्या है, लेकिन हमारे जो नेता है वो वेल क्वालिफाइड है, क्वालिटी एजुकेशन है, और उन्होंने लोगों की हित की बात करते हैं, लोगों की विकास की बात करते हैं। और कर्नाटक का जो बात है ना सर, 40% कमीशन का जो मुद्दा है वो राहुल गांधी जी ने ही उसको जोर लगाया था, और राहुल गांधी जी ने बार बार उसके ऊपर प्रहार किया, जिसके कारण लोगों को, और ये एक्चुअल था, जिसके कारण ये 40% के इश्यूज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी को तो सुसाइड करना पड़ा था। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा नेता जो है वो चमत्कारी नेता है, उसमें क्षमता है। अगर वो देश के प्रधानमंत्री तो 100% बनेंगे, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा से ये जो कैंपेन शुरू हुआ है और ये आज जो रिजल्ट आए हैं, इस तरह से हर राज्य में इसी तरह के नतीजे आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का, मैं इससे पहले भी कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का वापसी का दौर शुरू हो गया है सर। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं तो उनका बंद हो गया जी। ये आपने पहले भी कहा था, छोटा सा सवाल है, इस पे जरा गौर फरमाएं और हंसना मनाएं। हंसिएगा नहीं। अरे हंस गए यार आप, तो मैंने सवाल पूछा ही नहीं, उसके पहले ही हंस रहे। सर, राहुल गांधी को 12A मोतीलाल नेहरू लेन से निकाल दिया गया। उनका घर था ना? जी सर। तो मुझे तो ऐसा लगता कि वो घर ही पनवती था। जैसी वो घर छोड़ा, इतनी बड़ी जीत मिल गई उनको बोलिए उस घर में वापस मत जाना आप कभी भी। सर नहीं सर, मतलब ये तो देखो एक अंधश्रद्धा जैसी ये बातें हो गई है। मुझे ऐसे लगता है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जी उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। जी करी। जिन मुद्दों को लेकर इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए था कि कर्नाटक के इलेक्शन के पहले अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे एक मैसेज चला जाएगा और वहां पे लोगों का डर पैदा होगा, और कांग्रेस के बाकी के नेता जो है वो कैंपेनिंग में इतने ताकत के साथ नहीं आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चीजें की, वो सारी चीजें उनके खिलाफ चली गई। और आपने ये भी देखा होगा कि देश का प्रधानमंत्री वहां पे 20 सभाएं करता था जी। देश के प्रधानमंत्री उनको कितनी बार गाली दी, इसका एक लिस्ट बना के वो लोगों को सहानुभूति मिलाने के लिए काम करते थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने उनके दादी का जो बलिदान है, उनके पिताजी को जो बलिदान है, किस तरह से उनकी मौत हो गई, उसके बारे में कभी बात नहीं की। उन्होंने, उनकी सदस्यता रद्द हुई, आपने कर्नाटक की कैंपेनिंग में देखा होगा, उन्होंने उसके बारे में कुछ बात नहीं की। वहां पे उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, दलित, अल्पसंख्यक और वहां के स्थानिक लोगों के विकास के मुद्दों को लेकर कैंपेनिंग किया, और लोगों ने भर भर के उनको प्रेम दिया और वोट भी दिए। लेकिन यहां पर सुरेश चंद्र राजन जी, जो राहुल गांधी जी के खिलाफ पहले उनकी जो सदस्यता रद्द कर दी गई लोकसभा की, डिस्क्वालीफाई कर दिया उनको,
और उसके बाद उनका जो मकान था जहां पर वो 19 साल से रह रहे थे, बंगले से उनको बाहर कर दिया गया, वक्त भी नहीं दिया गया। और तो और छोड़िए, ये राहुल गांधी की, मतलब मैं क्या बताऊं, अंग्रेजी का शब्द है डिसेंसी, देखिए, सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट उनका देखिए, मतलब इतने सभ्य किस्म के हैं कि उन्होंने जरा भी प्रोटेस्ट नहीं किया। नेवर नेवर। साहब देखिए, सब दिल्ली से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं खुद दिल्ली वाला हूं। जी सर। आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है कि कितने लोग जिनकी सदस्यता लोकसभा की और राज्यसभा की कब से खत्म हो चुकी है, उनको आज तक कभी नोटिस नहीं आया एविक्शन का, आज तक वहीं रह रहे हैं। जी सर। राहुल गांधी जी ने 2 मिनट नहीं लगाए, वापस दे दिया। कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे तो ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जनता ने पूरी सहानुभूति दिखाई, पूरा समर्थन दिया राहुल गांधी को इन 2 घटनाओं को लेकर भी। सुरेश चंद्र राजन जी। यस सर, आई एग्री। और हम लोगों ने ये देखा है, मैंने इससे पहले, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, या ये सूढ़ बुद्धि वाली जो राजनीति है, ये सारा देश देख रहा है। और ये ना केवल कर्नाटक में, ये देखोगे पूरे हर राज्य में जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे ना, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और देश की जनता अभी बहुत होशियार हो गई। देश की जनता ये सब चीजें याद रखेगी। सुरेश चंद्र जी, मोदी जी और अमित शाह ने जो लास्ट फेज थे कैंपेन के, बहुत जो ऐसे मुद्दे उठाए थे जो एकदम सीरियस मुद्दा था। एक तो उन्होंने कांग्रेस ने विदेशी देशों के साथ मिलकर इस देश के खिलाफ काम किए हैं, और दूसरा अमित शाह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इशू है जिसपे पूरे देश में चर्चा होना चाहिए, और चर्चा शुरुआत होना चाहिए इस प्रकार के। 4% मुस्लिम रिजर्वेशंस भी उन्होंने उठाया। तो ये 2-3 मुद्दा क्या आने वाले चुनाव में लोग इसको अपनाएंगे, ठुकराएंगे? कैसे लगते हैं आपको? क्या ये मुद्दा 2024 जनरल इलेक्शन तक चलता रहेगा? सर मैंने जो कर्नाटक में देखा और गुजरात में देखा, मैं आपको बताता हूँ। ये सारे इस तरह के जो नेशनल मुद्दे होते हैं या इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं ना, इनसे लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। लोग उनके निजी जीवन में, रोज के दैनंदिन जीवन में उनके जो इश्यूज है, जो जहाँ पे लोग सफर करते हैं, आज मुस्लिम समाज हो असुरक्षित फील करता है अपने आप को, वो उनकी सुरक्षा का इश्यूज है। दलित समाज के ऊपर आज बहुत सारे अन्य अत्याचार होते हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, वहाँ पे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, महिला है जो असुरक्षित फील करते हैं, तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे आपके क्या इश्यूज है उसके ऊपर उनको इतना लेना देना नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमारे निजी जीवन के साथ जो जुड़े सवाल है उसके ऊपर बात करो, उस इशू को लेके आप विकास की बातें करो, तो लोग आपके साथ आते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे जाके इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं करेगी, उनको 10 बार सोचेगी। जब हम बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की बात करते हैं, तो उसका संबंध सीधा वो बजरंग बली के साथ जुड़ते हैं। जब हम मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की बात करते हैं, हमारे घोषणा पत्र में हमने दिया है कि हम मुस्लिम समाज को हमारी सरकार आती है तो हम आरक्षण देंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, इलेक्शन के कुछ दिन पहले मुस्लिम समाज का आरक्षण खत्म करते हैं, और पूरे देश में जो मुस्लिम समाज के अलग अलग जगह पे आरक्षण है उसको खत्म करने की बात करते हैं। मतलब ये हमेशा जाति, धर्म और रिलीजियस की बातें करते हैं, जिससे लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा सर। राइट। चलते चलते राजन साहब ये भी बता दीजिए, इसका महाराष्ट्र की राजनीति पे, देश की राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो आपने बता दिया, आपने कहा कि भाई बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उनका पतन शुरू हो गया है, ऐसा आपने कहा। महाराष्ट्र के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस कांग्रेस की जीत का? सर महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी का जो प्रयोग हुआ है ना, उस प्रयोग से आपने देखा होगा पिछले जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, शिक्षक मतदार संघ हुए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इलेक्शन हुए, ये सारी महाविकास आघाड़ी ने जीती है। यहाँ के तो हमारे महाराष्ट्र के शिंदे फडणवीस सरकार में जितने भी बैठे हुए सबकी नींद उड़ गई है। आज आपने देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा आपने, उसमें आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, वो जिस तरह से, मतलब वो नींद हराम हो गई उनकी। और हम तो चाहते हैं, हम बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं कि
महाराष्ट्र में या मुंबई महानगर पालिका या जितने भी पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नवी मुंबई है, ये सारे महानगर पालिका के या जितने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत समिति, जिला परिषद के इलेक्शन जल्द से जल्द ये घोषणा करे ताकि इनको पता चले लोग क्या चाहते हैं। आपको लगता है कि अब ये चुनाव की घोषणा करेंगे? नहीं सर नहीं, ये और बचेंगे मतलब बीएमसी के चुनाव नहीं होंगे, टीएमसी के चुनाव अभी नहीं होंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को मैं राहुल गांधी जी का एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे नेता बार बार कहते हैं डरो मत। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इलेक्शन ले लीजिए, डरो मत। इलेक्शन ले लीजिए, डरो मत। आई थिंक दैट जस्ट अबाउट सम्स इट ऑल। सुरेश चंद्र राजहंस जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। थैंक यू। आपने कर्नाटक में काम किया, गुलबर्ग के आप प्रभारी थे। मैंने देखा था आपकी फेसबुक पोस्ट, मैंने देखी थी जिस दिन आप गए वहां पे। जी सर, मैं खरगे साहब के साथ था एक सभा में। जी, हमारे साथ ही आप, मतलब जिस दिन आपने हमारे साथ शो किया और उसी दिन रात को शायद आप निकल गए थे, जहां तक। यस सर, दूसरे दिन सभा थी वहां पे 3 तारीख। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और सर एक बात बताना चाहता हूँ, वहां पे मीडिया ने भी ना जी, मीडिया ने भी बहुत जबरदस्त लोगों का समर्थन किया। लोगों के जो इश्यूज है ना, उन इश्यूज को लेकर मीडिया ने एक न्यूट्रल भूमिका लेकर वहां पे काम किया सर। मतलब लोकल मीडिया जो था वहां पे, कन्नड़ का जो लोकल मीडिया था, करेक्ट? यस सर। दुरुस्त बात। हर जगह पर लोकल मीडिया ही साथ देता है साहब, याद रख लीजिए। ये बड़े वाले जो चैनल हैं, ये बहुत बड़े हैं। यस। चलिए सुरेश चंद्र राजहंस जी, आपको नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर आपको बधाई, मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस। Thank you very much sir. Thank you. Keep it up. Wonderful. Yes sir. Thank you. So finally some good news for the Congress, and the Congress gets about, I think,